Hello everyone, welcome to Chetan Bharat Learning and welcome back to our series called Daily Current Affairs Quiz. In this lecture series, we cover the day's current affairs through a set of 10 MCQs. यानी कि आज की जो भी न्यूज इवेंट्स हैं, आज के न्यूज़पेपर में जो भी न्यूज कवर हुई है, उसे हम कवर करेंगे थ्रू अ सेट ऑफ 10 MCQs. Now I couldn't emphasize on this more that make this lecture series a part of your daily routine. Every day at 5 PM we will cover the current affairs, the day's current affairs through a set of 10 MCQs. और आपने इसे जरूर देखना है. बहुत बड़ा कारण है उसके पीछे कारण यह है कि अगर आपने आज का न्यूज़पेपर पढ़ लिया है तो आपके करंट अफेयर्स रिवाइज हो जाएंगे, एमसीक्यू प्रैक्टिस हो जाएगी. और अगर आपने आज का न्यूज़पेपर नहीं भी पढ़ा है तो आपके करंट अफेयर्स कवर हो जाएंगे, एमसीक्यू प्रैक्टिस तो होगी और रिवीजन भी हो जाएगी. सो मेक दिस अ पार्ट ऑफ योर डेली रूटीन एवरी डे एट 5 PM. ऑलराइट, तो आज के दिन की जो खबरें थी, आज के दिन की जो न्यूज इवेंट्स थी, उन्हें हम 10 MCQs के थ्रू कवर करेंगे. लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1. ऑलराइट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द Alzheimer's disease. Statement 1. It is a neurological disorder that causes the brain to shrink and brain cells to die. Dementia is one of the major symptoms of this disease. Currently, there is no cure available for this disease. Now, Alzheimer's disease बहुत ही ज्यादा पॉपुलर डिजीज है. पॉपुलर इन अ सेंस कि बहुत सारे लोगों को हो चुका है ये, और ये ओल्ड एज में सबसे ज्यादा होता है. Now, Alzheimer's disease की खास बात यह है कि Alzheimer's disease में आपके ब्रेन सेल्स खत्म होने शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपका ब्रेन श्रिंक होने लग जाता है. और इसका सिम्टम क्या होता है? कंफ्यूजन की स्टेट में आप रहते हो, क्योंकि आपका ब्रेन बिल्कुल श्रिंक होता जा रहा है. मेमोरी लॉस होने लग जाता है, लॉस ऑफ मेमोरी हो जाता है ना. बहुत सारे ऐसे जैसे मेमोरी को लेके बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, और कंफ्यूजन भी रहते हो, आप अपना नाम भूल जाते हो. राइट, ये सारी चीजें होती हैं ओल्ड एज में, जिनको Alzheimer's disease होता है. ना याद रहे, Alzheimer's disease किसी बैक्टीरिया, फंजाई या किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से नहीं होता है. ये बस एक जेनेटिक डिसऑर्डर है. आपके जीन्स में या आपका जो डीएनए है उसमें एक जीन थोड़ा सा फॉल्टी होता है. उस फॉल्टी जीन की वजह से ओल्ड एज में जाके या बहुत आगे की उम्र में जाके आपको Alzheimer's disease हो जाता है. Right? So it is a neurological disorder that causes brain to shrink and brain cells to die. Absolutely correct. Dementia का मतलब है loss of memory. मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि क्योंकि आपका ब्रेन श्रिंक होता जा रहा है तो मेमोरी भी आप लूज करते जा रहे हो. तो dementia is one of the major symptoms of this disease. बिल्कुल सही. और करंटली इस डिजीज का कोई भी क्योर अवेलेबल नहीं है. एक्चुअली ये न्यूज में भी पता क्यों था? ये न्यूज में इसलिए था कि अभी रिसेंटली एक कंपनी इसके लिए एक दवाई बना रही थी, इसके लिए एक ड्रग डेवलप कर रही थी, और उसके क्लिनिकल ट्रायल्स चल रहे थे. बट वो क्लिनिकल ट्रायल्स फेल हो गए और इसीलिए उस ड्रग को आपने रिमूव कर दिया. तो एज ऑफ नाउ देयर इज नो क्योर फॉर Alzheimer's disease. बस वो इंसान स्लोली ओल्ड एज के साथ साथ खत्म होता जाता है. राइट, सो दिस इज Alzheimer's disease. याद रहे, किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से नहीं होता है, जेनेटिक डिसऑर्डर है. ठीक है, सो व्हिच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? ऑल आर करेक्ट. ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2. आजकल G20 समिट बहुत ज्यादा न्यूज में है. इंडिया ने अभी प्रेसिडेंसी अज्यूम की है जस्ट नाउ, तो इसीलिए G20 पे एक सवाल. Which of the following countries were not a part of G20 ट्रायोका this year? ठीक है, इंडिया, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, और यहां पे मैं लिख देता हूं इटली. दिस वाज अ मिसप्रिंट. खैर, पहले तो हमें पता होना चाहिए G20 ट्रायोका क्या होता है. देखो, इस साल की स्टार्टिंग से लेके अब तक अक्टूबर तक G20 की प्रेसिडेंसी थी इंडोनेशिया के पास. तभी इस साल का जो G20 समिट हो रहा है वो बाली में हो रहा है. ठीक है ना. पिछले साल G20 की प्रेसिडेंसी थी इटली के पास, और तभी G20 समिट पिछले साल हुआ था रोम में. अगले साल स्टार्टिंग फ्रॉम दिस नवंबर, वैसे इस नवंबर से लेके अगले साल के नवंबर तक G20 की प्रेसिडेंसी आ चुकी है इंडिया के पास, और इसीलिए अगले साल का G20 समिट होगा न्यू दिल्ली में. ना किसी भी समय पे, किसी भी टाइम पे G20 ट्रायोका हम पता किसे कहते हैं? G20 ट्रायोका इज अ सेट ऑफ दोज 3 कंट्रीज जिनके पास या तो इस साल
प्रेसिडेंसी है, पिछले साल थी, आने वाले साल में। यानी कि हर एक समय पे जिस कंट्री के पास अभी प्रेसिडेंसी है, जिस कंट्री के पास नेक्स्ट ईयर प्रेसिडेंसी होगी और जिस कंट्री के पास प्रीसीडिंग ईयर में प्रेसिडेंसी थी G20 की, ये तीनों मिलके बनाती हैं G20 ट्रायोका। नाउ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज वर नॉट अ पार्ट ऑफ G20 ट्रायोका? इंडिया है, क्योंकि इंडिया सक्सीडिंग आने वाले समय में प्रेसिडेंसी अज्यूम करेगा। इंडोनेशिया प्रेजेंट प्रेसिडेंट था। आपका इटली प्रीसीडिंग ईयर में प्रेसिडेंट था। ऑस्ट्रेलिया इसमें कहीं भी नहीं है, इसलिए ऑस्ट्रेलिया इज नॉट अ पार्ट ऑफ G20 ट्रायोका। इंडिया, इंडोनेशिया एंड इटली आर। क्लियर? सो इसका आंसर है सी। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 3। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आप जानते हो अभी क्लाइमेट समिट भी चल रहा है, COP27, COP26 क्लाइमेट समिट हुआ था ग्लासगो में। इस साल का क्लाइमेट समिट हो रहा है शर्म अल शेख, इजिप्ट में, राइट? तो इसीलिए एनवायरमेंट रिलेटेड बातें चल रही हैं। बोथ इंडिया एंड चाइना हैव प्लेज्ड टू अचीव नेट जीरो एमिशंस टारगेट बाय 2070. Developed countries have to achieve net zero emissions target by 2050. India's net zero target is a part of its intended nationally determined contributions as agreed to in the Paris Climate Summit. Now, देखो, net zero emissions का मतलब है कि एक ऐसा समय आएगा जब इंडिया जितनी कार्बन डाइऑक्साइड एमिट कर रहा है उतनी ही कैप्चर कर रहा है। यानी कि नेट टर्म्स में अगर हम बात करें तो इंडिया ग्रीन हाउस गैसेस एमिट नहीं कर रहा है। अगर ऐसी सिचुएशन आ गई तो दैट मींस इंडिया बिल्कुल भी ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है। नाउ बहुत सारी कंट्रीज ने डिसाइड करा है कि हम एक ना एंड डेट, डेडलाइन डिसाइड कर लें जिस डेडलाइन पे हमारी कंट्री नेट जीरो एमिशंस अचीव कर जाएगी। यानी कि हम नेट टर्म्स में ग्रीन हाउस गैसेस एमिट नहीं करेंगे एटमॉस्फेयर में, जिससे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। नाउ इंडिया ने डिसाइड करा है, COP26 में ही काफी हद तक डिसाइड कर लिया था, जो ग्लासगो में समिट हुआ था, उसमें इंडिया ने कहा था कि हम ये टारगेट, नेट जीरो एमिशंस का टारगेट अचीव कर लेंगे 2017। चाइना ने कहा था हम ये टारगेट अचीव करेंगे 2016 में। चाइना ने कहा हम 10 साल पहले कर लेंगे, इंडिया ने 2070 कहा है, इसीलिए ये तो गलत हो जाता है। ठीक है, डेवलप्ड कंट्रीज जितनी भी हैं उनको बोला गया है कि आपने ये टारगेट अचीव करना है 2050 तक। बिल्कुल ही सही। ठीक है, अच्छा देखो, जब पेरिस क्लाइमेट समिट हुआ था ना 2015 में, उस समय जितनी भी कंट्रीज थी उन्होंने अपनी तरफ से वॉलंटरीली बताया था कि वो क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, वो क्या क्या स्टेप्स ले सकते हैं, और उस हिसाब से उन्होंने टारगेट्स भी बता दिए थे कि हम 2030 तक। अच्छा, पेरिस क्लाइमेट समिट जो 2015 में हुआ था उसमें सारी कंट्री से पूछा गया था कि आप 2030 तक क्या कर सकते हो। तो 2030 तक इंडिया ने कहा कि हम कम कर देंगे, क्या कहते हैं, कार्बन इंटेंसिटी कम कर देंगे, इतने सारे एफॉरेस्टेशन करेंगे, कार्बन कैप्चर करेंगे, ये सारे इंडिया ने टारगेट्स दिए थे। अच्छा, क्योंकि ये सारे टारगेट्स कंट्रीज ने खुद दिए थे, उन्हें मिले नहीं थे, इसीलिए इन टारगेट्स को कहते हैं इंटेंडेड नेशनली डिटरमिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस, कि कंट्री ने खुद बताया हम क्या करेंगे, और ये सारी चीजें प्रेजेंट की गई थी और एक्सेप्ट हो गई थी पेरिस क्लाइमेट समिट 2015 में। ठीक है, तो INDCs वर अग्रीड टू इन पेरिस क्लाइमेट समिट। जो इंडिया का नेट जीरो एमिशंस का टारगेट है, ये तो इंडिया ने दिया है ग्लासगो समिट में, जो COP26 था, पेरिस में नहीं दिया है, और इसीलिए ये इंडिया के INDCs का पार्ट नहीं। INDCs अलग है, और INDCs की डेडलाइन भी 2030 की है, 2030 की। इंडिया तो इधर 2070 की बात कर रहा है, राइट? सो इंडियाज नेट जीरो टारगेट इज नॉट अ पार्ट ऑफ INDC, ये भी गलत है। आपसे पूछा है which of the above statements is are incorrect, इनकरेक्ट पूछा है, इसकी बहुत गलती होती है करेक्ट इनकरेक्ट। तो इनकरेक्ट क्या है? 1 and 3। ऑलराइट, मेक सेंस? चलो क्वेश्चन नंबर 4। अभी रिसेंटली इन्फ्लेशन का डेटा आया है, ठीक है, कि इन्फ्लेशन बहुत टाइम से बढ़ रही थी पर अभी उसमें थोड़ा सा स्लो डाउन देखा गया है। तो अभी भी टारगेट में नहीं आई है इन्फ्लेशन, येट स्लो डाउन देखा गया है। Now consider the following statements regarding headline inflation in India. पहले मैं पढ़ देता हूं पूरा। Food inflation has the largest weight in CPI combined basket.
Tolerance band for retail inflation as per Monetary Policy Committee's mandate is 2 to 6%. RBI's monetary policy majorly targets supply side factors contributing towards retail inflation. तो आपने बताना which of the above is correct. Now, देखो जो CPI होती है ना, उसे हम कहते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। जितनी भी टाइप्स की इंफ्लेशन एग्जिस्ट करती हैं, जो हम मेजर करते हैं थ्रू CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, उन सबको हम रिटेल इन्फ्लेशन कहते हैं, क्योंकि ये है इन्फ्लेशन जो कंज्यूमर लेवल पे देखी जा रही है, रिटेल लेवल पे देखी जा रही है। तो इन्फ्लेशन मेजर्ड थ्रू CPI इज रिटेल इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन मेजर्ड थ्रू WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स इज कॉल्ड होलसेल इन्फ्लेशन। ठीक है। अच्छा, एक और चीज देखो, CPI के भी बहुत सारे टाइप्स हैं। एक होता है CPI कंबाइंड, यानी कि पूरे इंडिया का कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। अगर आप रूरल इंडिया में देखना चाहते हो इन्फ्लेशन, तो आप निकालते हो CPI रूरल, और अगर अर्बन एरियाज में कंज्यूमर इन्फ्लेशन देखना चाहते हो, रिटेल इन्फ्लेशन देखना चाहते हो, तो आप निकालते हो CPI अर्बन। ठीक है ना। CPI कंबाइंड को हम कहते हैं हेडलाइन इन्फ्लेशन, क्योंकि ये मेन इन्फ्लेशन है जिसे टारगेट करना है। ठीक है, इसे हेडलाइन इन्फ्लेशन कहते हैं। और RBI या मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी, इन दोनों को यह टारगेट दिया हुआ है कि उन्हें हेडलाइन इन्फ्लेशन यानी कि CPI कंबाइंड को रखना है बिटवीन 2 to 6%, जो ये अभी तक नहीं कर पा रहे हैं। पर इनका मैंडेट यह है कि इन्हें इन्फ्लेशन, कौन सी इन्फ्लेशन, हेडलाइन इन्फ्लेशन, इसके बीच में रखनी है। ठीक है। अब CPI कंबाइंड आप मेजर कैसे करते हो? देखो, आपने देखना है कि जो एक आम कंज्यूमर है उसको महंगाई कितनी फील हो रही है, तो आप बनाते हो एक आम कंज्यूमर का कंजम्पशन बास्केट, यानी कि एक महीने में एक इंडिया का आम आदमी क्या क्या कंज्यूम करता है। ठीक है। और वो जितना जितना कंज्यूम करता है उसके बेसिस पे उसे वेट एलोकेट कर देते हो। तो एक महीने में एक आम आदमी क्या क्या कंज्यूम करता होगा? वो थोड़ा सा फूड कंज्यूम करता होगा, फ्यूल कंज्यूम करता होगा, क्लोथिंग, ठीक है, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लेता होगा, हेल्थ केयर, एजुकेशन, ये सारी सर्विसेज लेता होगा। एक महीने में उसका खर्चा होता होगा। तो इस सब को आप कह देते हो एक आम आदमी का कंजम्पशन बास्केट, और इसी से ही आप मेजर करते हो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ठीक है। अब कोई इंसान एक महीने में जिस चीज पे जितना ज्यादा खर्चा करता है उसका उतना ही ज्यादा वेट होता है। यानी कि अगर एक आम आदमी की इनकम का ज्यादातर हिस्सा फूड में चले जाता है, तो फिर फूड को ज्यादा वेट मिलेगा। ठीक है। तो अभी जो हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का बास्केट लेते हैं, उसमें सबसे ज्यादा वेटेज किसको देते हैं? फूड को। एज ऑफ नाउ 47% वेट फूड को मिलता है। ठीक है। बाकी चीजों को थोड़ा थोड़ा मिलता है, यानी कि क्लोज टू 50% वेटेज इज गिवन टू फूड। तो अगर बाकी चीजों में इंफ्लेशन नहीं हो रही है, सिर्फ फूड इंफ्लेशन हो रही है, तो आप समझ लो कि CPI भी बढ़ेगा ही बढ़ेगा। मेक सेंस? है। बस आपको यह जानना है कि जो CPI कंबाइंड हेडलाइन इंफ्लेशन को मेजर करने के लिए जो बास्केट है, उसमें फूड का सबसे ज्यादा वेट है, 47% वेट। Food inflation has the largest weight in CPI combined basket. Yes. Tolerance band for retail inflation is 2 to 6%. बिल्कुल सही, अभी बताया मैंने। RBI's monetary policy majorly targets supply side factors contributing towards inflation. ना देखो, इन्फ्लेशन कॉज करने के लिए, इन्फ्लेशन होने के बहुत सारे फैक्टर्स हैं, उनको हम दो कैटेगरीज में बांट लेते हैं, डिमांड साइड फैक्टर्स, सप्लाई साइड फैक्टर्स। देखो, हम जानते हैं कि महंगाई जनरली कब होती है? जब डिमांड सप्लाई से ज्यादा होती है। किसी भी चीज की जब डिमांड ज्यादा होगी, सप्लाई कम होगी, तो इन्फ्लेशन हो जाएगी। अब वो दो तरीकों से हो सकती है, या तो डिमांड बढ़ जाए, सप्लाई वहीं की वहीं रहे, या सप्लाई कम हो जाए, डिमांड वहीं की वहीं रहे। दोनों केसेस में इन्फ्लेशन होगी, है ना। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिन्हें हम डिमांड साइड फैक्टर्स कहते हैं, जैसे मनी सप्लाई ही बढ़ जाए, लोगों की इनकम्स बढ़ जाए, ठीक है, लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ जाए, तो उनकी डिमांड बढ़ जाएगी। डिमांड बढ़ जाएगी तो डिमांड साइड इन्फ्लेशन होगी। अच्छा, मान लो किसी कंट्री में हमारे कंट्री के किसी पार्ट में ना एग्रीकल्चरल क्राइसिस आ गया, जिसकी वजह से राइस और व्हीट की क्रॉप बर्बाद हो गई, तो राइस और व्हीट की सप्लाई गिर जाएगी, डिमांड वहीं की वहीं है, इन्फ्लेशन हो जाएगी।
तो एक तो सप्लाई साइड फैक्टर्स होते हैं, एक डिमांड साइड फैक्टर्स होते हैं ना। मॉनेटरी पॉलिसी, जो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी है ना, वो पता है क्या कंट्रोल करता है? मनी सप्लाई ज्यादा या कम करता है। नाउ जब भी इन्फ्लेशन होती है ना, आरबीआई मनी सप्लाई कम करता है। मनी सप्लाई कम करने का मतलब, जैसे ही आरबीआई मनी सप्लाई कम कर देगा, लोगों के पास कम पैसा रहेगा, लोग कम डिमांड करेंगे गुड्स एंड सर्विसेज, और इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाएगी। पर याद रहे, मॉनेटरी पॉलिसी सिर्फ डिमांड एंगल को कंट्रोल करता है। अगर आपकी इन्फ्लेशन सप्लाई गिरने की वजह से हो रही है, तो मॉनेटरी पॉलिसी कुछ नहीं कर सकती, गवर्नमेंट को बीच में आना पड़ेगा, क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी तो सिर्फ मनी सप्लाई को ऊपर नीचे कर रही है, वो तो बिल्कुल ही डिमांड को देखता है, राइट? सो आरबीआई's मॉनेटरी पॉलिसी मेजरली टारगेट सप्लाई साइड, नो, डिमांड साइड फैक्टर्स। इसकी वजह से ये स्टेटमेंट गलत है और आपसे करेक्ट पूछा हुआ है, तो ए। ऑलराइट, चलो क्वेश्चन नंबर 5। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द ग्लोबल शील्ड प्लान। मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूं। इट इज अ G7 लेड प्लान लॉन्च्ड एट COP27 एट शर्म एल शेख, इजिप्ट. It aims to provide finance to countries facing climate-related disasters like Pakistan. It was supported by V20 group of climate vulnerable countries. ना देखो, अभी क्लाइमेट चेंज की वजह से ना बहुत सारे क्लाइमेट डिजास्टर्स हो रहे हैं, जिनका एक एग्जांपल है अभी रिसेंटली पाकिस्तान में जो मैसिव फ्लड्स आए थे। पाकिस्तान में जो मैसिव फ्लड्स आए थे, उसका कारण सीधा सीधा दिया जा रहा है, या उसका कारण सीधा सीधा बताया जा रहा है क्लाइमेट चेंज, राइट? तो ऐसी बहुत सारी कंट्रीज हैं, पाकिस्तान जैसी कंट्रीज, वो कहती हैं कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, डेवलप्ड कंट्रीज क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए कुछ नहीं कर पा रही हैं, जिसका खामियाजा हमारी कंट्रीज को भुगतना पड़ रहा है। क्लाइमेट चेंज होता जा रहा है, डेवलप्ड कंट्रीज के पास तो इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जिसकी वजह से हमारे कंट्रीज में क्लाइमेट डिजास्टर्स हो रहे हैं, जिसकी वजह से हमें नुकसान झेलना पड़ रहा है। तो ऐसी सारी कंट्रीज ने, पाकिस्तान इंक्लूडेड, ने मिलकर डिमांड करी है कि आप हमें पैसे दें, क्योंकि आप क्लाइमेट चेंज तो रोक नहीं पा रहे हैं, तो कम से कम जो हमें नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई तो करें, राइट? नाउ ऐसी एक ग्रुप ऑफ कंट्रीज हैं जिन्हें हम कहते हैं V20 ग्रुप। V स्टैंड्स फॉर वल्नरेबल, जो क्लाइमेट चेंज में सबसे ज्यादा वल्नरेबल कंट्रीज है, जिनको सबसे ज्यादा नुकसान होगा, राइट? तो V20 ग्रुप ने डिमांड करा था कि हमें पैसे दें। नाउ एक ना सेट ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज है, डेवलप्ड कंट्रीज, डेवलप्ड ऑफ द डेवलप्ड, यूएसए, कनाडा, जर्मनी वगैरह, 7 कंट्रीज हैं जिन्हें हम कहते हैं G7 कंट्रीज। अभी G7 कंट्रीज की प्रेसिडेंसी जर्मनी के पास है। ना अभी रिसेंटली जो क्लाइमेट समिट हो रहा है शर्म एल शेख में, उसमें G7 ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज ने एक प्लान प्रेजेंट करा है जिसका नाम है ग्लोबल शील्ड प्लान। उस प्लान के तहत ये G7 कंट्रीज विल प्रोवाइड फाइनेंस टू कंट्रीज जिनको डैमेजेस झेलने पड़ रहे हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से, राइट? ना उन G7 ने जो शील्ड प्लान दिया है, ये फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करने का प्लान है जिनको डैमेजेस हो रहे हैं, ठीक है? नाउ ग्लोबल शील्ड प्लान वाज लेड बाय G7 एंड इट वाज सपोर्टेड बाय V20 ग्रुप। इट वाज प्रेजेंटेड एट शर्म एल शेख। तो ये स्टेटमेंट सही है। इट एम्स टू प्रोवाइड फाइनेंस टू कंट्रीज फेसिंग क्लाइमेट रिलेटेड डिजास्टर्स लाइक पाकिस्तान। पाकिस्तान को भी देना है, बिल्कुल सही। इट वाज सपोर्टेड बाय V20 ग्रुप, बिल्कुल सही, तीनों ही सही। ऑलराइट, चलो क्वेश्चन नंबर 6। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज इन इंडिया। अभी मिनिस्ट्री ऑफ वाटर ने हमारे कंट्री में जो ग्राउंड वाटर की सिचुएशन है उसके बारे में एक रिपोर्ट पब्लिश की है, ठीक है? पहले मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूं। मोस्ट ब्लॉक्स इन द स्टेट्स ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न यूपी आर क्रिटिकल बिकॉज ऑफ एरिड क्लाइमेट. Groundwater blocks in the states of Rajasthan and Gujarat are endangered mainly because of indiscriminate groundwater withdrawal. As per the latest report, at an all India level, India's groundwater recharge is less than groundwater extraction. ठीक है ना? हमने ना पूरे कंट्री को ब्लॉक्स में डिवाइड कर लिया है और उन ब्लॉक्स में हम ना हर ब्लॉक में हम चेक करते हैं ग्राउंड वाटर सिचुएशन क्या है. देखो, जो ग्राउंड वाटर है ना वो हर साल रिचार्ज होता रहता है, यानी कि रेन वाटर गिरता है तो ग्राउंड वाटर भर जाता है, ठीक है, रिचार्ज होता रहता है. आप बस कोशिश ये करते हो कि जितने से आपका ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो रहा है दैट शुड बी मोर देन जितना ग्राउंड वाटर आप निकाल रहे हो. यानी कि हर साल जो आपका ग्राउंड वाटर है जितना भर जाता है उससे कम ही आपने ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्ट करना है. अगर ऐसा करते रहोगे तो ग्राउंड वाटर बचा रहेगा. अगर आपकी एक्सट्रैक्शन इज मोर देन रिचार्ज
तो ये ग्राउंड वाटर गिरने लग जाएगा। ठीक है, नाउ ऑल इंडिया लेवल पे इस रिपोर्ट ने बताया है कि इंडिया का जो ग्राउंड वाटर रिचार्ज है, एनुअल ग्राउंड वाटर रिचार्ज, वो सम 400 बिलियन क्यूबिक मीटर्स के आसपास है। और ऑल इंडिया लेवल पे जो ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन है वो कुछ 250 बिलियन क्यूबिक मीटर्स के आसपास है। जिसका मतलब क्या है, मोटे मोटे तौर पे, नंबर्स पे मत जाना, कि ऑल इंडिया लेवल पे ना इंडिया में ग्राउंड वाटर रिचार्ज ज्यादा है और लोग उसके मुकाबले कम ही एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। इसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि ऑल इंडिया लेवल पे ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज आपकी प्रोटेक्टेड है। पर ये तो सिर्फ ऑल इंडिया लेवल पे है। ये रिपोर्ट पॉइंट आउट करती है कि अगर इंडिया की डिफरेंट डिफरेंट पोर्शंस में जाओ ना तो स्टोरी डिफरेंट है। यानी कि ऑल इंडिया लेवल पे तो ये सिचुएशन ठीक है, बट 3 ऐसी स्टेट्स हैं जहां पे कभी कभी एक्सट्रैक्शन इज मोर देन रिचार्ज। ठीक है, वो कौन सी स्टेट्स हैं? पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी। यहां पे जो ग्राउंड वाटर ब्लॉक्स हैं उन्हें क्रिटिकल स्टेज में बताया जाता है, क्रिटिकल स्टेज। और वो इसीलिए बताया जाता है कि यहां पे एक्सट्रैक्शन ज्यादा है, बिकॉज ये ग्रीन रेवोल्यूशन स्टेट्स हैं, यहां ग्राउंड वाटर ट्यूबवेल से पानी बहुत निकाल रहे हैं, रिचार्ज कम हो रहा है। तो यहां पे ज्यादातर ब्लॉक्स आर क्रिटिकल बिकॉज ऑफ इनडिस्क्रिमिनेट ग्राउंड वाटर विड्रॉल। अच्छा, ग्राउंड वाटर की हालत राजस्थान और गुजरात में भी खराब है, पर उसका कारण ये नहीं है कि वहां पे लोग ग्राउंड वाटर बहुत निकाल रहे हैं। उसका कारण ये है कि ये दोनों स्टेट्स वैसे ही ड्राई हैं, है ना। तो क्योंकि ये दोनों स्टेट्स वैसे ही बहुत ड्राई हैं, यहां पे वैसे ही रिचार्ज इतना नहीं होता, इसलिए ये क्रिटिकल स्टेज है। पर पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी की तो हालत यह है कि यहां रिचार्ज भी होता है पर एक्सट्रैक्शन उससे भी ज्यादा होता है। ठीक है, सो मोस्ट ब्लॉक्स इन द स्टेट्स ऑफ पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी आर क्रिटिकल बिकॉज ऑफ एरिड क्लाइमेट, नहीं बिकॉज ऑफ इनडिस्क्रिमिनेट ग्राउंड वाटर विड्रॉल। और राजस्थान, गुजरात में बुरी हालत इसलिए बिकॉज ऑफ एरिड क्लाइमेट। उल्टा है यहां, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। As per the latest report at an all India level, India's groundwater recharge is less than groundwater extraction. ऐसा नहीं है, रिचार्ज ज्यादा है, एक्सट्रैक्शन कम है। ऑल इंडिया लेवल पे मैंने आपको बताया। अच्छा, इस क्वेश्चन में इनकरेक्ट पूछना था, which of the above statements is are incorrect, तो all are incorrect। अच्छा, एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मैं आपको और दे देता हूं। देखो, इंडिया में जितने भी ग्राउंड वाटर्स होते हैं ना, उन्हें बेसिकली आप ग्राउंड वाटर ब्लॉक्स होते हैं, उन्हें आप बेसिकली 4 कैटेगरीज में बांट देते हो। एक होते हैं सेफ कैटेगरी, सेमी क्रिटिकल, क्रिटिकल और ओवर एक्सप्लॉइटेड। अगर आपके यहां पे जितना ग्राउंड वाटर रिचार्ज है और ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन उसके 70% से कम है, लेस देन 70% ऑफ योर ग्राउंड वाटर रिचार्ज है, ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन, तो वो सेफ ब्लॉक है। अगर 70 to 90% है तो वो सेमी क्रिटिकल है, 90 to 100 है तो वो क्रिटिकल है। और ओवर एक्सप्लॉइटेड कब है? जब आप निकाल ज्यादा रहे हो, वो रिचार्ज कम हो रहा है, ग्रेटर देन 100%। ठीक है, ये याद रखना बस। चलो, क्वेश्चन नंबर 7। Consider the following statements regarding NASA's Artemis 1 mission. It is the first in a series of increasingly complex missions that will enable human exploration to Moon and Mars. Artemis 1 mission is solely focused on Moon and is set for a launch next year. Which of the above statements is are correct? Now ध्यान से सुनना। देखो, नासा का ना एक आर्टेमिस प्रोग्राम है, और वो प्रोग्राम क्या बताता है? वो प्रोग्राम का इवेंचुअल गोल है कि हम मून पे और मार्स पे इवेंचुअली एस्ट्रोनॉट्स लेके जाएं बाय 2029। तो आने वाली डेकेड में, इस डेकेड में के एंड तक आते आते आप मून पे लोग एस्ट्रोनॉट्स भेज दो और मार्स पे एस्ट्रोनॉट भेज दो, राइट? ये इवेंचुअल ओवरऑल प्लान है, आर्टेमिस प्लान। नाउ इस मिशन का जो फर्स्ट फेज है, जिसका नाम है आर्टेमिस 1, उस फेज में इन्होंने मून पे रॉकेट लैंड करवाना है। अभी मून पे ही फोकस्ड है। तो आर्टेमिस 1 इज द फर्स्ट फेज ऑफ आर्टेमिस मिशन, और ये अभी मून पे ही फोकस्ड है, और इसने मून पे अभी रॉकेट लैंड करवाना है। लोग अभी नेक्स्ट फेज में आएंगे। ठीक है, सो इट इज द फर्स्ट इन द सीरीज ऑफ इंक्रीजिंगली कॉम्प्लेक्स मिशंस दैट विल एनेबल ह्यूमन एक्सप्लोरेशन टू मून एंड मार्स। यस, आर्टेमिस 1 मिशन इज सोनली फोकस्ड ऑन मून, बिल्कुल सही, एंड इज सेट फॉर अ लॉन्च नेक्स्ट ईयर, नॉट नेक्स्ट ईयर,
इसी साल 16 नवंबर को लॉन्च होना है। तो ये गलत है स्टेटमेंट, करेक्ट इज ए। ओके, क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा, ये न्यूज में इसलिए था क्योंकि अभी पता चला है कि इंडिया का करंट अकाउंट डेफिसिट इज एट एन ऑल टाइम हाई, 10 ईयर हाई। 10 साल में इंडिया का करंट अकाउंट डेफिसिट इतना हाई कभी नहीं हुआ। करंट अकाउंट डेफिसिट क्या है? जब इंडिया के एक्सपोर्ट्स आर लेस देन इंडिया के इंपोर्ट्स, तो इंडिया का ओवरऑल करंट अकाउंट डेफिसिट में होता है। नाउ दैट ट्रेड कैन बी इन गुड्स एज वेल एज सर्विसेज। India generally runs a current account surplus due to its high merchandise trade surplus. Na, India generally runs current account deficit due to its high merchandise, यानी कि गुड्स का ट्रेड डेफिसिट। तो ये तो गलत है। इनफैक्ट सर्विसेज में तो हम ट्रेड सरप्लस रन करते हैं, पर गुड्स में हम इतना डेफिसिट रन करते हैं कि सर्विसेज का सरप्लस कुछ भी नहीं होता और ओवरऑल आपको डेफिसिट ही झेलना पड़ता है करंट अकाउंट। ट्रेड इन सर्विसेज इज इंक्लूडेड इन द इनविजिबल सेक्शन ऑफ ट्रेड अकाउंट। बिल्कुल सही, ठीक है। जो आपका करंट अकाउंट है उसे आप दो पार्ट्स में डिवाइड करते हो, ट्रेड अकाउंट, इनविजिबल अकाउंट। ट्रेड अकाउंट में आता है ट्रेड इन गुड्स ओनली, गुड्स। इनविजिबल्स में आता है ट्रेड इन सर्विसेज। तो ये तो बिल्कुल सही है। A high current account deficit has been one of the reasons for the recent fall in rupee vis-a-vis the US dollar. जब भी आपका करंट अकाउंट डेफिसिट ज्यादा होगा, रुपी डेप्रिशिएट ही करेगा, और अभी भी इसीलिए कर रहा है। तो इसीलिए दिस इज करेक्ट, अबव इज आर करेक्ट 2 and 3। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 9। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग स्पेशल फ्रंटियर फोर्स। अब ये न्यूज में क्यों था? बिकॉज 14th November 2022, which was yesterday, marked the 60th anniversary of this special frontier force. ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले। It was formed during the Sino-India War of 1962 and also goes by the name of Establishment 22. It is mainly comprised of Tibetan exiles and Nepali Gurkhas. It is a paramilitary unit that reports directly to the Northern Command of Indian Army. Which of the above is correct? Now देखो, जब इंडिया चाइना का वॉर चल रहा था ना, तो आपको ये नीड फील हुई कि हमें ना एक डेडिकेटेड ग्रुप, मिलिट्री ग्रुप बनाना चाहिए, डेडिकेटेड यूनिट बनानी चाहिए, विच इज सोनली फोकस्ड ऑन द माउंटेनियस रीजन ऑफ द बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड चाइना। तो आपको एक स्पेशल ग्रुप बनाना है जो सिर्फ चाइना के थ्रेट को डील कर सके। तो आपने एक स्पेशल ग्रुप बनाया 14 नवंबर 1962, तब वॉर चल रहा था इंडिया और चाइना का, ठीक है, और उस ग्रुप का नाम रखा स्पेशल फ्रंटियर फोर्स। इस ग्रुप में आपने जो चाइना के तिब्बत में ऑक्यूपेशन की वजह से तिब्बत से लोग भागे हुए थे और इंडिया आए हुए थे दलाई लामा के साथ, तिब्बतन एग्जाइल्स, तो उनको रिक्रूट करा, और नेपालीज गुरखास को इंक्लूड करा। तो नेपालीज गुरखा और तिब्बतन एग्जाइल्स से मिलकर आपने स्पेशल फ्रंटियर फोर्स बनाई, और इसको आपने बिल्कुल ही कोवर्ट रखा। इसने सिर्फ कोवर्ट मिशंस करे हैं, छुपे हुए मिशंस, आउट इन द पब्लिक रखा ही नहीं इसे, ठीक है। अच्छा, इसका नाम एस्टैब्लिशमेंट 22 भी दिया गया। अच्छा, ये जो स्पेशल फ्रंटियर फोर्स है, इट रिपोर्ट्स डायरेक्टली टू कैबिनेट सेक्रेटेरिएट एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस। ये आर्मी को रिपोर्ट नहीं करती है, इंडियन आर्मी को रिपोर्ट नहीं करती है। हाँ, इंडियन आर्मी से सोल्जर्स आप इसमें डाल सकते हो, पर इंडियन आर्मी को रिपोर्ट नहीं करती, डायरेक्टली पीएमओ को रिपोर्ट करती है, ठीक है। तो उस लॉजिक से ये सही है, ये सही है। This is false because it doesn't report to Northern Command of Indian Army. It reports directly to Cabinet Secretariat and PMO. So इसीलिए the answer to this question is A. And last, consider the following statements regarding Ayushman Bharat digital mission. It aims to integrate the disparate and different digital health systems into a single national digital health ecosystem. Okay. It is mandatory for both private and public healthcare providers to get on board with Ayushman Bharat digital mission. Okay. Citizens can either opt in or opt out of this digital mission, as this system is kept voluntary to give choice to the healthcare consumers. Which of the above statements is correct? Now देखो, बेसिकली ये जो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन है ना, ये लॉन्च किया गया था पिछले साल सितंबर 27, 2021, पर इस साल ये न्यूज में क्यों है? देखो, वो मैं आपको एंड में बताता हूं, इस एमसीक्यू की एक्सप्लेनेशन के एंड में क्यों न्यूज में डाला है। पर बेसिकली ये जो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन था ना,
इसका मेन एम ये था कि सारे जितने भी हॉस्पिटल्स हैं सारे एक ही प्लेटफॉर्म पे आ जाएं। तो जो भी जैसे मैं एक पेशेंट हूं, ठीक है, अब मुझे हॉस्पिटल सर्च करना है तो मैं एक मोबाइल ऐप से सर्च कर सकता हूं। दूसरा, मैं पहले किसी और हॉस्पिटल के पास गया था, उन्होंने मुझे मेरा डिजीज डायग्नोस कर दिया था, पर अब मैं किसी और शहर में रहता हूं तो मुझे ना दूसरे हॉस्पिटल जाना पड़ रहा है। अब उस हॉस्पिटल जाऊंगा तो मुझे अपनी सारी मेडिकल हिस्ट्री देनी पड़ेगी। अब पेशेंट जनरली ना अनअवेयर होता है, उसे मेडिकल साइंस के टेक्निकल टर्म्स नहीं आते, तो डॉक्टर को एक्सप्लेन करने में बड़ी दिक्कत होती है। अगर ऐसा हो जाए कि मेरे पिछले हॉस्पिटल का हेल्थ रिकॉर्ड ऑनलाइन चढ़ा हुआ है और नए हॉस्पिटल का डॉक्टर उसे डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है, तो मेडिकल हिस्ट्री उसे इजीली मिल जाएगी और वो मेरा इलाज अच्छा कर देगा, राइट। तो इसीलिए आपने निकाला आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। इसमें आपके जितने भी वो हैं, जितने भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं, जितने भी हेल्थ केयर फैसिलिटी हॉस्पिटल्स रन करते हैं, जितने भी पेशेंट्स हैं, सब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगे, राइट। तो ये पहला बिल्कुल सही है। अच्छा, ये ना अभी ओपन रखा हुआ है फॉर चॉइस। बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स कैन चूज आइदर टू ज्वाइन दिस मिशन और नॉट ज्वाइन दिस मिशन। तो ये मैंडेटरी किसी के लिए भी नहीं रखा हुआ, ठीक है, इसीलिए ये गलत हो जाता है। और सिटीजन्स के लिए भी ओपन रखा हुआ है कि जितने भी सिटीजन है, कोई इसका पार्ट बनना चाहता तो बन जाए, नहीं बनना चाहता तो ना बने। सो दिस इज करेक्ट, दिस इज फॉल्स, क्योंकि हॉस्पिटल्स के लिए भी ओपन है, मैंडेटरी नहीं है। इसका आंसर आएगा 1 and 3, ठीक है। अच्छा, मैं ना इस मिशन से रिलेटेड आपको कुछ ना एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे देता हूं, फ्यूचर के एमसीक्यूज में काम आ सकती है, ध्यान से सुनना, ठीक है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन जो है, इट कंसिस्ट ऑफ 5 पार्ट्स, ठीक है। 5 चीजें इसमें होंगी। एक तो हर एक पेशेंट का एक ऑनलाइन अकाउंट होगा जिसका नाम है आभा, आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट। उस अकाउंट में उसकी सारी मेडिकल हिस्ट्री, सारे हॉस्पिटल से जो भी उसका इलाज वगैरह होगा, सब कुछ होगा, ठीक है। आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, ये पेशेंट के लिए सारी हिस्ट्री होगी। दूसरा है हेल्थ केयर प्रोफेशनल रजिस्टर। तो इंडिया के जितने भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं, सारे गवर्नमेंट के पास एम्पैनल्ड होंगे, तो आप एक ऐप से सर्च कर सकते हो। देन हेल्थ केयर फैसिलिटी रजिस्टर, जितने भी हॉस्पिटल्स हैं जो इस मिशन का पार्ट बनना चाहते हैं, वो इस रजिस्टर में आ जाएंगे। फिर यूनिफाइड हेल्थ केयर इंटरफेस, एक वेबसाइट और एक कंप्यूटर प्लेटफॉर्म और एक मोबाइल ऐप जिसपे ये सारी चीजें विजिबल हो, वो है। और फिफ्थ इसका कंपोनेंट है आभा ऐप। तो जो भी पेशेंट्स हैं जो इसका पार्ट है, वो एक आभा ऐप डाउनलोड करेंगे, उन्हें ये सारी चीजें मिल जाएंगी ऑनलाइन ही। वो अपना मेडिकल रिकॉर्ड एक्सेस कर सकते हैं, कौन से हॉस्पिटल जाना है, कौन सी इंश्योरेंस प्लान में वो कवर्ड है, इस हॉस्पिटल में जाएंगे तो ये इंश्योरेंस फैसिलिटी अवेल हो जाएगी, कौन सा इलाज उनका इंश्योरेंस के अंडर कवर्ड है, कौन सा नहीं, सारा कुछ इसमें होगा, ठीक है। तो ये 5 याद रखने आपने कंपोनेंट्स ऑफ आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। All right, and with that we come to an end of this lecture. Thank you so much for watching, and I am sure that it added some value to your preparation. बाकी दोबारा मैं बोल देता हूं, make this lecture series a part of your daily routine. All right, thank you everyone.